हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर न्यूक्ली। न्यूक्ली एक्चुअली न्यूक्लियस की प्लूरल फॉर्म है। ये जो न्यूक्ली वर्ड है ये न्यूक्लियस की प्लूरल फॉर्म है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्ली। न्यूक्लियस की इनसाइड में कौन कौन सी पार्टिकल रहते हैं? आप लोग जानते ही होगी न्यूक्लियस की इनसाइड में, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये दोनों पार्टिकल्स रहते हैं। प्रोटॉन की जो मास है वो है 1.0072 यू। न्यूट्रॉन की जो मास है वो है 1.00866 यू। यू का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। एक्चुअली हम मास तो हम केजी में मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ यू लिखा गया है क्योंकि ये जो मास है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसका मास बहुत कम है, बहुत छोटा है। तो इसीलिए इसका यूनिट हमने लिया है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को यू से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने लिखा है यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। क्यों लिखा है? क्योंकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन दोनों का मास बहुत कम है। नेक्स्ट देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था? Emission of neutral radiation was observed when beryllium nuclei were bombarded with alpha particles. It was found that this neutral radiation did not consist of photons. From the law of conservation of energy and momentum, James Chadwick verified that the neutral radiation consisted of a new type of neutral particles called neutrons. तो न्यूट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया? एक एलिमेंट है बेरिलियम। ये जो बेरिलियम है, इस बेरिलियम को जब अल्फा पार्टिकल ने स्ट्राइक किया तब एक रेडिएशन निकल आया। जब इस रेडिएशन को ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने, देखा कि ये जो रेडिएशन है इसमें कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स मौजूद है। तो पहले सोचा था ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स है वो फोटोन होगा, लेकिन बाद में पता चला ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स है वो फोटोन नहीं है, क्योंकि फोटोन भी न्यूट्रल है। इसीलिए पहले फोटोन के बारे में सोचा था ये जो न्यूट्रल रेडिएशन है उसमें फोटोन होगा, लेकिन बाद में जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी एंड मोमेंटम उसको अप्लाई किया, तब देखा कि ये जो न्यूट्रल पार्टिकल है वो फोटोन नहीं है, कोई दूसरा पार्टिकल है, और उसको नाम दिया न्यूट्रॉन। ऐसे न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था। और डिस्कवर किसने किया था? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ न्यूक्ली। न्यूक्लियस को हम डिफरेंट टाइप्स में डिस्कस कर सकते हैं। पहला है आइसोटोप। द एटम्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। तो आइसोटोप ऐसा एटम है जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो एग्जांपल देखिए, ये है हाइड्रोजन, सेकेंड ये है ड्यूटेरियम, और थर्ड जो है उसको हम कहते हैं ट्रिशियम। यहाँ नीचे का नंबर सेम है 111, और नीचे का जो नंबर है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम है वो आइसोटोप है। ये सब हाइड्रोजन का आइसोटोप है। और एक बात याद रखिए, एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब है प्रोटॉन की जो नंबर है वो सेम है। इन तीनों का प्रोटॉन की जो नंबर है वो सेम है। कितना है? 1 है। प्रोटॉन की नंबर 1 है, मतलब हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम इन तीनों में एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आइसोबार। द एटम्स व्हिच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। तो आइसोबार में क्या होना चाहिए? मास नंबर सेम होना चाहिए। देखिए इन दोनों एटम में मास नंबर सेम है। ऊपर का जो नंबर है वो है मास नंबर,
पहले में भी 3 है, सेकेंड में भी 3 है, मास नंबर सेम है, तो इसीलिए इन दोनों को हम कहेंगे आइसोबार। पहला जो है वो है हाइड्रोजन का, तो इसको हम कहेंगे ट्रिशियम, इसका नाम है ट्रिशियम। और ये जो सेकेंड है वो एक हीलियम की आइसोटोप है। दोनों में मास नंबर सेम है, इसलिए ये दोनों होगा आइसोबार। नेक्स्ट, आइसोन्यूट्रॉन। द एटम्स व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोन्यूट्रॉन। आइसोटोन होने के लिए न्यूट्रॉन्स की जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल Hg एंड Au। Hg मतलब मरकरी, Au मतलब गोल्ड। इन दोनों में न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो सेम है। तो न्यूट्रॉन्स की नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, ऊपर की जो नंबर है 198, नीचे का नंबर है 80, माइनस कीजिए 198 माइनस 80 कितना मिलेगा। और गोल में भी आप 197 से 79 को माइनस कीजिए, कितना मिलेगा? 118। यहाँ भी कितना होगा? 118। तो न्यूट्रॉन्स की जो नंबर है दोनों में सेम है, इसीलिए ये दोनों हैं आइसोन्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ न्यूक्ली। न्यूक्लियस की जो शेप है वो स्फेरिकल है। न्यूक्लियस की जो शेप है वो स्फेरिकल है, इसीलिए स्फीयर में क्या होता है? रेडियस होता है, तो न्यूक्लियस में भी रेडियस होगा। तो न्यूक्लियस की जो रेडियस है उससे पता चलेगा कि न्यूक्लियस कितना बड़ा है, कितना छोटा है। तो न्यूक्लियस की जो रेडियस हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है R = R0 a⁻1/3। ये जो R0 है उसका वैल्यू फिक्स है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर, और A मीन्स एटॉमिक मास नंबर। अगर आप कोई भी एलिमेंट की रेडियस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। सपोज हाइड्रोजन की रेडियस कितना है? हाइड्रोजन की एटॉमिक मास कितना है? 1 है। तो हाइड्रोजन उसका रेडियस कितना होगा? R = R0 × a⁻1/3। R0 की वैल्यू है 1.2 × 10⁻⁻15 इंटू A का वैल्यू है 1 हाइड्रोजन के लिए 2⁻1/3। हीलियम की अगर आप निकालना चाहते हैं तो हीलियम की एटॉमिक मास नंबर है 4। तो रेडियस कितना होगा? R = R0 a⁻1/3। R0 की वैल्यू है 1.2 × 10⁻⁻15 इंटू 4⁻1/3। A की वैल्यू है 4। तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट की न्यूक्लियस की रेडियस निकाल सकते हैं। एटम की रेडियस नहीं, न्यूक्लियस की रेडियस। इस बात को समझिए, एटम की रेडियस के बारे में मैंने नहीं बताया है, न्यूक्लियस की रेडियस आप निकाल सकते हैं। तो न्यूक्लियस की जो शेप है वो स्फेरिकल है, इसीलिए आप न्यूक्लियस की रेडियस निकाल सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए, मास एनर्जी रिलेशन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, मास इज एन अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वन कैन कन्वर्ट मास एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि मास एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज आपके पास 1 kg मास है, सपोज 1 किलोग्राम मास, उस मास में एनर्जी भी मौजूद है। तो 1 किलोग्राम मास में कितना एनर्जी मौजूद है वो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए आइंस्टाइन ने मास एनर्जी रिलेशन एक रिलेशन दिया था, E = mc²। m मीन्स मास, C का मतलब है जो स्पीड है लाइट का फ्री स्पेस में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इस रिलेशन में हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके 1 kg मास में कितना एनर्जी है वो निकाल सकते हैं। देखिए,
सपोज आप जानना चाहते हैं कि 1 kg ये जो मास है, 1 kg मास में कितना एनर्जी है, तो हम कैसे निकालेंगे? E इक्वल mc²। मास कितना है? 1 kg, 1 इंटू c²। c का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸, उसको स्क्वायर करना होगा, इक्वल 3² 9 इंटू 10⁻16 जूल। तो कितना एनर्जी है? 9 इंटू 10⁻16 जूल एनर्जी है 1 किलो मास में। तो 1 kg मास अगर कंप्लीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो हमें कितना एनर्जी मिलेगा? 9 इंटू 10⁻16 जूल एनर्जी मिलेगा। नेक्स्ट, मास डिफेक्ट। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। मैथमेटिकली del m इक्वल ZMP प्लस A माइनस Z इंटू Mn माइनस M। Z का मतलब है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। MP उसका मतलब है मास ऑफ ए प्रोटॉन। A माइनस Z मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। M कैपिटल M का मतलब है एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसको थोड़ा समझना होगा। मैंने एक एलिमेंट लिया, वो है नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन एटम में न्यूट्रॉन्स कितना है, प्रोटॉन्स कितना है, पहले हम उसको निकालते हैं। न्यूट्रॉन्स कितना है? 14 माइनस 7 करना होगा। न्यूट्रॉन्स है 7। प्रोटॉन्स कितना है? नीचे का जो नंबर है वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। प्रोटॉन है 7। तो नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन 7 है, प्रोटॉन भी 7 है। अब हम नाइट्रोजन की मास, न्यूक्लियस की मास कैसे निकालेंगे? ये जो नाइट्रोजन है उसका न्यूक्लियस की मास हम कैसे निकालेंगे? प्रोटॉन कितना है? 7 है। उसको 7 को प्रोटॉन की जो मास है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। न्यूट्रॉन्स कितना है? 7 है। उसके साथ न्यूट्रॉन की जो मास है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने पहले ही बताया था कि प्रोटॉन की जो मास है वो है 1.007 समथिंग प्लस 7 इंटू न्यूट्रॉन की जो मास है 1.008 समथिंग। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा, तब हमें क्या मिलेगा? नाइट्रोजन की न्यूक्लियस की मास मिलेगा। ये जो मास है, ये जो मास मिलेगा हमें, ये है कैलकुलेटेड मास। ये है कैलकुलेटेड मास। हमने कैलकुलेट किया है ना, हमने कैलकुलेट किया है, तो ये जो मास है कैलकुलेटेड मास है। हमने मल्टीप्लाई किया, एडिशन किया, उसके बाद हमें जो मास मिला वो है कैलकुलेटेड मास। ये जो कैलकुलेटेड मास है ये ज़्यादा है एक्चुअल मास से। वेरी इंटरेस्टिंग। अब फिर से समझिए, ये जो कैलकुलेटेड मास है ये ज़्यादा है। किससे ज़्यादा? एक्चुअल मास से ज़्यादा है। मतलब नाइट्रोजन की जो एक्चुअल मास है वो कैलकुलेटेड मास से कम है। तो इनमें जो डिफरेंस है, कैलकुलेटेड मास और एक्चुअल मास, इन दोनों में जो अंतर है उसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट। मास में इरोड है, मास डिफेक्ट। ओके। तो इस डेफिनेशन का मीनिंग भी वही है
जो कैलकुलेटेड मास एंड जो एक्चुअल मास, कैलकुलेटेड मास ये है, कैलकुलेटेड मास ये है, एक्चुअल मास, इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट। नेक्स्ट, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट all the nucleons, protons and neutrons from the nucleus is called binding energy. Mathematically, EB equal del m c square. Del m means mass defect, c means speed of light in vacuum, 3 into 10 to the power 8. तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? न्यूक्लियस से अगर हम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन इन दोनों को सेपरेट करना चाहेंगे, निकालना चाहेंगे, कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए न्यूक्लियस से, उस एनर्जी को हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हम कैसे निकाला है? पहले आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दिया था E इक्वल एम सी स्क्वायर, और जब हम न्यूक्लियस की मास कैलकुलेट किया तो एक डिफरेंस देखा कि एक्चुअल मास एंड कैलकुलेटेड मास में अंतर है, डिफरेंस है। जो मास गायब हो गया वो कहाँ गया? जो मास गायब हो गया वो कहाँ गया? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और उस एनर्जी को ही हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। मतलब जो मास गायब हो गया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और एनर्जी में कन्वर्ट होके न्यूक्लियस को बाइंड करके रखा है। न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स है उसको एक साथ जोड़ के रखा है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इट इज द रेशियो ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस टू द नंबर ऑफ द न्यूक्लियंस इन दैट न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी एंड मास नंबर, इन दोनों के बीच जो रेशियो है उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यहाँ देखिए 30 से लेके 170 तक जो एलिमेंट है उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन 30 से कम 170 से ज़्यादा, जिसका मास नंबर 30 से कम 170 से ज़्यादा होते हैं, उसमें बाइंडिंग एनर्जी कम होते हैं। EBN is lower for both light nuclei and heavy nuclei. लाइट न्यूक्ली मतलब एटॉमिक मास नंबर 30 से कम होना चाहिए, हैवी न्यूक्ली एटॉमिक मास नंबर 170 से ज़्यादा होना चाहिए। इन दोनों में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होते हैं, और 30 से लेके 170 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ये जो फोर्स है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। न्यूक्लियर फोर्स मास स्ट्रॉन्गर देन कूलॉम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। नेचर में 4 फोर्सेस हैं, उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मतलब न्यूक्लियस की इनसाइड में जो फोर्स प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 में मौजूद है, उस फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। नेचर में 4 फोर्स मिलते हैं, उन चारों में स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नंबर 2, न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। न्यूक्लियर फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियर फोर्स कैसा है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है। प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में ये फोर्स काम करते हैं, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। एक बात तो आप जानते हो कि प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव है। प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन कैसे एक साथ रहते हैं? तो ड्यू टू दिस फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच अगर न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता तो प्रोटॉन न्यूक्लियस की इनसाइड में नहीं रह सकता, क्योंकि प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव है। 2 प्रोटॉन एक साथ कैसे रहेगा? पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस की इनसाइड में प्रोटॉन्स मौजूद है। 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, बहुत सारे प्रोटॉन्स मौजूद है,
क्यों मौजूद है? न्यूक्लियस के इनसाइड में न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट है और ये फोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। न्यूटन में भी न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। न्यूटन की तो चार्ज नहीं है, तो इसीलिए न्यूक्लियर फोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस की इनसाइड में जो पार्टिकल्स है उसमें लगेगा, बाहर ये फोर्स काम नहीं करेगा। न्यूक्लियस की इनसाइड में होना चाहिए पार्टिकल्स। रेडियो एक्टिविटी ये क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्ली ड्यूरिंग देयर डिके। रेडियो एक्टिव न्यूक्ली है, उनमें से अल्फा पार्टिकल्स, कभी कभी बीटा पार्टिकल्स, गामा निकलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फेनोमेना है, न्यूक्लियस की एक फेनोमेना है। डीके लॉ, n इक्वल टू n0 e⁻ लैम्डा t। n0 मीन्स ओरिजिनल नंबर्स ऑफ न्यूक्ली। लैम्डा एक कांस्टेंट है, उसको हम डीके कांस्टेंट बोलते हैं। n मीन्स t टाइम के बाद जितना न्यूक्ली बचा उसका नंबर है, और n0 है टोटल न्यूक्ली। पहले कितना था, ओरिजिनल कितना न्यूक्ली था, आफ्टर टाइम t कितना न्यूक्ली बचा, ये एक रिलेशन है। तो ये क्या है? ये रेडिएशन होने के बाद कितना न्यूक्ली है, इमिशन होने के बाद, ये जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है, रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस इमिशन है, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन है। तो इमिशन होने के बाद कितना न्यूक्ली बचा वो है। ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बेक्यूरेल, BQ। और एक यूनिट है वो है कुरी एंड बेक्यूरेल, इन दोनों के बीच एक रिलेशन है। 1 कुरी इक्वल 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्यूरेल। हाफ लाइफ, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्ली टू डिके। कोई भी रेडियोएक्टिव सैंपल में पहले जितना न्यूक्ली था उसका हाफ होने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे हाफ लाइफ। सपोज एक सैंपल में 100 न्यूक्ली था, तो 100 जो न्यूक्ली है उसको 50 न्यूक्ली जब होगा उसके लिए कितना टाइम लगेगा, उसको हम कहेंगे हाफ लाइफ। मतलब पहले सैंपल में जितना न्यूक्ली मौजूद था उसका हाफ होने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे हाफ लाइफ। T हाफ इक्वल ln2 बाई लैम्डा। ln2 का वैल्यू है 0.693 बाई लैम्डा। ये जो लैम्डा है उसको हम कहते हैं डीके कांस्टेंट। अल्फा डीके, इन अल्फा डीके ए हीलियम न्यूक्लियस इज इमिटेड। जब अल्फा डीके होते हैं तब हीलियम न्यूक्लियस एटम से निकल जाती है। अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम की न्यूक्लियस है। हीलियम की मास 4 है, चार्ज 2 है। सपोज एक एटम, उसको X सिंबल से हमने डिनोट किया है, उसका मास नंबर A है, एटॉमिक नंबर Z है। एटॉमिक नंबर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस एटम से अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा तो इस एटम का मास 4 कम हो जाएगा, चार्ज 2 कम हो जाएगा। इसीलिए हमने लिखा है A-4। A मास नंबर है, मास 4 कम हो गया। चार्ज नीचे का नंबर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, चार्ज 2 कम हो गया, इसीलिए लिखा है Z-2। जब Z चेंज होते हैं तब एटम का सिंबल जो है वो भी चेंज हो जाते हैं, मतलब एटम चेंज हो जाते हैं। इसीलिए ये X था, एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, इसीलिए हमने लिखा है Y प्लस जो निकल जाती है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ था, जो निकल गई थी उसको हम
ऐड करते हैं राइट साइड में, जो इमिट होते हैं उसको हम राइट साइड में प्लस करते हैं। ये प्लस का मतलब ये नहीं कि ये जुड़ा हुआ है, ये निकल गई, ये जो है हीलियम न्यूक्लियस ये निकल गई, एक्स से निकल गई, जो निकलती है उसको हम राइट साइड में प्लस करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम, इसका मास है 238, चार्ज है 92। जब अल्फा डिके होगा तब इसका मास 4 कम हो जाएगा, 238 माइनस 4 234 हो जाएगा। चार्ज 2 कम हो जाएगा, 92 माइनस 2 90। जब 90 हो गया चार्ज, तब एटॉमिक नंबर जिसका 90 है, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 90 है उसको हमें लिखना होगा। एलिमेंट है थोरियम, इसलिए हमने लिखा है थोरियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 90। थोरियम का एटॉमिक नंबर है 90। और जो इमिट होता है, जो पार्टिकल इमिट होता है उसको हम राइट साइड में प्लस करते हैं, इसलिए हमने प्लस हीलियम लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं बीटा डिके। बीटा डिके 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इन पॉजिटिव बीटा डिके ए पोजिट्रॉन इज इमिटेड। पोजिट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का अपोजिट चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट है, इसको हम E+ ऐसे लिखते हैं। जब पॉजिटिव बीटा डिके होते हैं तब पॉजिट्रॉन निकलते हैं। एक एलिमेंट है X, इनमें से पॉजिट्रॉन निकल गया, नीचे का जो सिंबल है Z जो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, चार्ज एक कम हो जाएगा। ठीक है, चार्ज एक कम हो जाएगा, मतलब एटॉमिक नंबर एक कम हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को देखिए, सोडियम से पॉजिट्रॉन निकल गया तो सोडियम में कैसा चेंजेस आएगा? ऊपर का नंबर सेम रहेगा। यहाँ देखिए ऊपर सेम है तो ऊपर का नंबर सेम रहेगा 22। नीचे का नंबर क्या होगा? यहाँ Z था, Z-1 हो गया। 11 है तो 11 - 1 10 हो जाएगा। अब हमें वो एलिमेंट चाहिए जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 है। एटॉमिक नंबर 10, वो एलिमेंट क्या है? नियॉन। वो एलिमेंट है नियॉन। और जो निकल गई थी उसको हम प्लस करेंगे। पॉजिट्रॉन निकल गई थी, प्लस किया। और एक बात याद रखिए, यहाँ और एक पार्टिकल निकल जाती है, वो है न्यूट्रिनो। नेक्स्ट देखिए, इन नेगेटिव बीटा डिके एन इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड। तो नेगेटिव बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। जब नेगेटिव बीटा डिके होगा तब ये जो Z है, Z एक बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ये है फॉस्फोरस, उसका Z है 15, Z एक बढ़ जाएगा। ऊपर का जो नंबर है वो सेम रहेगा 32, Z एक बढ़ जाएगा, मतलब 15 + 1 16 हो जाएगा। अब कौन सी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर 16 है उसको लिखना होगा। मतलब फॉस्फोरस के बाद कौन है? सल्फर। इसका एटॉमिक नंबर 16 है। और जो निकल गई वो हम प्लस करेंगे। इलेक्ट्रॉन निकल गई थी, प्लस किया, और एक पार्टिकल इमिट होगा, वो होगा एंटी न्यूट्रिनो। इसको हम कहेंगे एंटी न्यूट्रिनो। नेक्स्ट, गामा डिके। गामा डिके, इन गामा डिके ए फोटोन इज इमिटेड। गामा डिके में फोटोन निकलते हैं, गामा डिके में फोटोन इमिट होते हैं। सक्सेसिव इमिशन ऑफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जीज 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दी एक्साइटेशन ऑफ निकेल। कोबाल्ट से जब बीटा इमिशन हुआ तो कोबाल्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया। कोबाल्ट जब एक्साइटेड स्टेट में रहा
तब कोबाल्ट ने क्या किया, 2 फोटॉन इमिट किया। पहला जो फोटॉन है उसका एनर्जी है 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा जो फोटॉन है उसका एनर्जी है 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों फोटॉन इमिट करके कोबाल्ट निकेल में कन्वर्ट हो गया। जब कोबाल्ट की बीटा एमिशन हुआ था तब कोबाल्ट एक्साइटेड मोड में चला गया था, एक्साइटेड स्टेट में रहा। जब 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दोनों फोटॉन इमिट किया, उसके बाद कोबाल्ट निकेल में कन्वर्ट हो गया और स्टेबल हो गया। न्यूक्लियर फ्यूजन, इट इज ए प्रोसेस इन व्हिच 2 or more light nuclei are combined to form a heavier nucleus। न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस है, एक रिएक्शन है जिसमें 2 लाइट न्यूक्ली, जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लाइट न्यूक्ली कंबाइन होके एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, हैवी न्यूक्लियस बनते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन की एक आइसोटोप था ड्यूटेरियम। 2 ड्यूटेरियम कंबाइन होके हीलियम बना है, 2 ड्यूटेरियम कंबाइन होके हीलियम बना है। इस रिएक्शन में हमने देखा है ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन है। इसमें एनर्जी भी प्रोड्यूस होगा, इसमें एनर्जी भी रिलीज होगा और इसमें एनर्जी भी रिलीज होते हैं। फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्ली इनटू हीलियम न्यूक्ली इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर सन। तो सन में क्या होते हैं, सन में बहुत सारे हाइड्रोजन मौजूद है। सन में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन, ये जो प्रोसेस है हाइड्रोजन कंबाइन होके हीलियम होने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस सन में चलता रहता है और उस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलते हैं वो ही एक्चुअली सन का एनर्जी है। सन से हमें लाइट, हीट एनर्जी, लाइट ये सब मिलता है। ये जो सन की जो एनर्जी की सोर्स है, ये जो एनर्जी मिलता है किसकी वजह से मिलता है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, बहुत सारे हाइड्रोजन कंबाइन होके हीलियम बनते हैं, उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है वो ही सन की एनर्जी का सोर्स है। मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो ही सन की एनर्जी का सोर्स है। और ये जो प्रोसेस है हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है सन में, उसको प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। वो भी याद रखिए, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। न्यूक्लियर फिशन, तो न्यूक्लियर फिशन क्या है, व्हेन ए हैवी न्यूक्लियस बोम्बार्डेड विथ ए न्यूट्रॉन इट ब्रेक्स इनटू 2 इंटरमीडिएट मास न्यूक्लियर फ्रैगमेंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर फिशन क्या है, न्यूक्लियर फिशन ऐसा एक प्रोसेस है, ऐसा एक रिएक्शन है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस, यूरेनियम एक हैवी एलिमेंट है। यूरेनियम की जो न्यूक्लियस है उसके साथ जब एक न्यूट्रॉन की कोलाइड होगा, बोम्बार्डेड होगा, जब ये न्यूट्रॉन यूरेनियम की न्यूक्लियस को स्ट्राइक करेगा तब यूरेनियम की मास एक इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ 235 था, 236 हो गया, 1 + 235 236 हो गया। तो जब यूरेनियम की मास इंक्रीज हो जाएगा तब यूरेनियम अनस्टेबल हो जाएगा। जब न्यूट्रॉन आकर यूरेनियम को टकराएगा, यूरेनियम की मास इंक्रीज हो जाएगा, यूरेनियम अनस्टेबल स्टेट में चला जाएगा। अनस्टेबल स्टेट में जब चला जाएगा तब यूरेनियम 2 पार्ट में, 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ यूरेनियम 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, एक है बेरियम, दूसरा है क्रिप्टॉन। और इस प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और एनर्जी रिलीज होते हैं। नेक्स्ट देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ क्या होते हैं, ये जो न्यूक्लियर फिशन है, न्यूक्लियर फिशन
यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिशन ये प्रोसेस चलता है। ये रिएक्टर का काम क्या है, यहाँ न्यूक्लियर फिशन ये प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस से जो एनर्जी मिलेगा उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या क्या पार्ट है उसको देखिए। मेन पार्ट पहला है फ्यूल। तो यहाँ फ्यूल क्या यूज़ करते हैं, यूरेनियम। यूरेनियम से हमें एनर्जी मिलेगा। जब यूरेनियम को न्यूट्रॉन टकराएगा तब एनर्जी रिलीज होगा। तो फ्यूल है यूरेनियम। मॉडरेटर्स, द कोर कंटेन्स ए मॉडरेटर टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। जब न्यूक्लियर फिशन ये रिएक्शन होते हैं तब जो न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, उस न्यूट्रॉन का स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो हम कैसे उसको स्लो डाउन करेंगे, स्लो कैसे करेंगे स्पीड को, उसके लिए मॉडरेटर्स यूज़ करते हैं। मॉडरेटर्स का काम क्या है, न्यूट्रॉन्स का जो स्पीड है, स्पीड को स्लो करना। तो क्या क्या यूज़ करते हैं, H2O, वाटर, हैवी वाटर, D2O एंड ग्रेफाइट, ये सब मॉडरेटर्स है। ये क्या करेगा, न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो करेगा। नेक्स्ट, कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स आर मेड अप ऑफ कैडमियम। कैडमियम से कंट्रोल रॉड्स बनाया जाता है टू कंट्रोल द रेट ऑफ न्यूक्लियर फिशन। ये जो न्यूक्लियर फिशन है, न्यूक्लियर फिशन में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। देखिए इस रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन निकलती थी। तो ये जो 3 न्यूट्रॉन है ना, ये 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम को टकराएगी, सभी में से 3 न्यूट्रॉन निकल आएगी। तो ये जो न्यूक्लियर फिशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रॉन्स की जो नंबर है, न्यूट्रॉन की जो नंबर्स है उसको कम करना होगा। तो उसके लिए कंट्रोल रॉड यूज़ करते हैं न्यूट्रॉन्स की नंबर कम करने के लिए। नेक्स्ट है कूलेंट। इट ट्रांसफर्स हीट टू ए वर्किंग फ्लूइड एंड प्रोड्यूस स्टीम। द स्टीम ड्राइव्स टर्बाइन्स एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो कूलेंट क्या है, कूलेंट एक्चुअली वाटर है। तो वाटर हीट होके स्टीम में बदल जाती है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टीम में जब कन्वर्ट हो जाती है, उस स्टीम की मदद से टर्बाइन को चला के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। डायग्राम को देखिए, यहाँ कोर है, कोर में यूरेनियम मौजूद है, कोर में मॉडरेटर्स भी मौजूद है। ये दोनों है कंट्रोल रॉड्स, और ये जो नली है उसमें कूलेंट है, वाटर है। जब कोर में न्यूक्लियर फिशन ये रिएक्शन होगा तब हीट, बहुत सारे हीट रिलीज होगा। ये जो हीट रिलीज होगा, ये हीट नली में जो वाटर है उसको हीट करेगा। थोड़ी समय के बाद ऐसा होगा, ये जो वाटर है वो स्टीम में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। और ये जो वेपर है, तो उस वेपर की मदद से टर्बाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं।